अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज जो एज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज को एज ऑफ रिवोल्यूशंस भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि 1776 में अमेरिकन रिवोल्यूशन हुई और उसके बाद 1789 में हुई फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो इन दोनों रिवोल्यूशंस की वजह से इस एज को द एज ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो जो रोमांटिक एज है वो ऑफिशियली शुरू होती है 1798 में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर एक वर्क लिखा जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने के बाद से ये एज ऑफिशियली तौर पे शुरू होती है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर रोमांटिक एज शुरू होती है 1798 में, तो जो पीछे हमने दो रिवोल्यूशंस देखी हैं, एक 76 में और एक 89 में, तो इन दोनों रिवोल्यूशंस को हम रोमांटिक एज में क्यों कंसीडर करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब कोई एज शुरू होती है तो वो एक साल में शुरू नहीं हो जाती, बल्कि उसको काफ़ी सारे साल लगते हैं शुरू होने में। तो उस दौर में रोमांटिक एज अभी ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसका जो असर है वो सोसाइटी पर आना शुरू हो चुका था। इसलिए हम इन दोनों एजेस को रोमांटिक एज में कंसीडर करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रोमांटिक एज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद इस एज को लिटरेचर के हवाले से स्टडी करते हुए इस दौर के फेमस पोइट्स, प्रोज राइटर्स और नॉवलिस्ट को स्टडी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, जो रोमांटिक पीरियड है इसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड भी कहा जाता है। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जैसे कि जो एक बगावत शुरू हुई थी क्लासिसिज्म के ख़िलाफ़, वो इस वक्त अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो पिछला दौर था वो था क्लासिकल एज। तो क्लासिकल एज में राइटर्स जो थे वो क्लासिकल राइटर्स को फॉलो किया करते थे, यानी वो एक ख़ास तरीके से पोइट्री किया करते थे और उस तरीके से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन ये चीज़ कुछ राइटर्स को पसंद नहीं थी, वो इसके ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि वो जिस टॉपिक पर चाहें और जिस तरीके से चाहें अपनी मर्ज़ी से लिखें। अब इन लोगों को इस चीज़ में कामयाबी मिलना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि रोमांटिसिज्म का असर दिन ब दिन सोसाइटी पर बढ़ता चला जा रहा था। इस पीरियड के फ्रूटफुल होने की एक और वजह यह है कि इस दौर में इंग्लिश लिटरेचर के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, शैली और इसके अलावा कीट्स वगैरह। ये पीरियड शुरू होता है ऑफिशियली 1798 से, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की। दोस्तों, रोमांटिसिज्म को शुरू करने में जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये चाहता था कि उस ज़माने के जो पोइट्स हैं वो खुली हवा में सांस लें और क्लासिसिज्म की जो एक कैद है उससे बाहर निकलें और एक आम जिंदगी को अपना मौजू बनाकर उस पर पोइट्री करें। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का बचपन ज़्यादातर चरवाहों में गुजरा और इसने नेचर को बहुत करीब से देखा और ऑब्ज़र्व किया, इसलिए इसकी शायरी में भी नेचर पर ज़्यादा बात की गई है। दोस्तों, क्योंकि क्लासिकल एज में लोग ज़्यादातर टाउन पोइट्री किया करते थे। टाउन पोइट्री कहती हैं ऐसी पोइट्री जिसमें ज़्यादातर शहर में बसने वाले लोगों के हाल अहवाल बयान किए गए हों। और ये चाहता था कि लोग रूरल पोइट्री की तरफ तवज्जो दें, यानी लोग जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उसको अप्रिशिएट करें, ना कि टिपिकल किस्म के जो क्लासिकल आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट करें। और ये इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुआ। दोस्तों, क्लासिकल एज में जो एक चीज़ फेमस थी वो था हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट उस दौर में इतना फेमस था कि हर शायर, जो भी क्लासिकल शायर होता, वो हीरोइक कपलेट को ही इस्तेमाल करता अपनी पोइट्री में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस चीज़ को भी ख़त्म किया और सिंपल वे में पोइट्री करने को प्रमोट किया और आर्टिफिशियल पोइट्री की बजाय नेचुरल पोइट्री की तरफ जोर दिया। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बुनियादी मकसद था इंसानों की आज़ादी और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का बुनियादी मकसद था कौम की आज़ादी, बिल्कुल इसी तरीके से जो रोमांटिसिज्म है उसका बुनियादी मकसद था शायरों की आज़ादी उन सख्त लिटरेरी रूल्स से जो क्लासिसिज्म ने उन पर डाले हुए थे। दोस्तों, एक हैरानी की बात यह है कि रोमांटिक एज को रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है। अब इसे रोमांटिक रिवाइवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर से तकरीबन 400-500 साल पहले जो एलिजाबेथन एज थी उसमें भी इससे मिलती जुलती चीज़ें पाई जाती थी। यानी रोमांटिक एज में जिन चीज़ों पर जोर दिया जा रहा था वो इस दौर से 400-500 साल पहले एलिजाबेथन एज में मौजूद थी। अब जो रोमांटिक एज है इसमें पोइट्स की दो जनरेशन्स थी। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स है उनमें शामिल हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउथी और स्कॉट। और जो सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स है उसमें शामिल हैं बायरन, शैली, कीट्स और हंट।
तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं रोमांटिक एज के फेमस पोइट्स की और उनके लिखे गए वर्क्स की। जो रोमांटिक एज के पोइट्स हैं उन्हें 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो पहला ग्रुप है उसका नाम है द लेक पोइट्स, और दूसरे ग्रुप का नाम है द स्कॉट ग्रुप, और आखिर में तीसरे ग्रुप का नाम है द यंगर ग्रुप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेक पोइट्स की। दोस्तों, एक जगह है इंग्लैंड में जिसका नाम है द लेक डिस्ट्रिक्ट। उस जगह पर जो पोइट्स रहा करते थे उन्हें द लेक पोइट्स कहा जाता है, और ये सिर्फ 3 हैं, जिनमें से एक है विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे हैं सैमुअल टाइलर कोलरिज, और तीसरे का नाम है रॉबर्ट साउथी। सबसे पहले बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। दोस्तों, इसने तकरीबन 387 पोइम्स लिखी, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा शायर था, जब ये नेचर को ऑब्जर्व करने बैठता था तो कोई भी ऐसी चीज़ ना होती जो इसकी आंख से बच पाती। यानी ये हर चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करता और हर चीज़ पे इसकी नज़र जाती, किसी चीज़ को मिस किए बगैर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल पोइम्स भी लिखी, सोनेट्स भी लिखी, ओड्स भी लिखी, और इसके अलावा शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोइम्स भी लिखी। लिरिकल पोएम ऐसी नज़म को कहते हैं जो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है और शायर उसमें अपने इमोशंस और इमेजिनेशन बयान करता है। सोनेट कहते हैं ऐसी नज़म को जो 14 लाइनों पर लिखी जाती है, और ओड ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की तारीफ़ बयान की जाए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। और शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी जाती है। इसकी फेमस पोएम्स में शामिल हैं टू मिल्टन, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ओड टू ड्यूटी, और इसके अलावा डैफोडिल्स। तो अब बात करते हैं सैमुअल टाइलर कोलरिज की। दोस्तों, ये एक जीनियस था, लेकिन इसकी विल पावर कम होने की वजह से और इसके नशे के आदी होने की वजह से ये पोइट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सका। लेकिन इसने जितना कुछ भी लिखा वो बहुत हाई क्वालिटी का था। इसने जो पोएम्स लिखी उनमें शामिल हैं द डेस्टिनी ऑफ नेशंस, द एंशिएंट मैरीनर, क्रिस्टाबेल, कुबला खान, और इसके अलावा डार्क लेडी और यूथ एंड एज वगैरह। दोस्तों, जो रॉबर्ट साउदी था उसकी पोइट्री इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं थी जैसे कि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की थी। इसके फेमस वर्क्स में शामिल हैं मैडॉक, रॉड्रिक, और इसके अलावा लाइफ ऑफ नेल्सन। तो ये तो था फर्स्ट ग्रुप जिसे लेक पोइट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं द स्कॉट ग्रुप के बारे में, जो सेकंड ग्रुप है रोमांटिक पोइट्स का। स्कॉट ग्रुप में शामिल हैं सर वॉल्टर स्कॉट, टॉमस कैंपबेल, और इसके अलावा टॉमस मोर। वॉल्टर स्कॉट वो पहला शायर था जिसने रोमांटिक पोइट्री को आम लोगों में फेमस कर दिया। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की पोइट्री बहुत हाई ऑर्डर की थी, लेकिन वो उस दौर के लोगों में उस वक्त फेमस नहीं हो पाई, लेकिन वॉल्टर स्कॉट ने यह काम कर दिया। वॉल्टर स्कॉट ने 2 वर्क्स लिखे, द मेरमियन और इसके अलावा द लेडी ऑफ लेक। इन दोनों वर्क्स ने वॉल्टर को फेमस कर दिया। 1815 के बाद स्कॉट ने पोइट्री लिखना बहुत कम कर दी और ये प्रोज की तरफ शिफ्ट हो गया। इसकी जो फेमस पोइम्स हैं उसमें शामिल हैं द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, द मार्मियन, द लेडी ऑफ द लेक, रॉक बाय, और लॉर्ड ऑफ द आइल्स। जो टॉमस कैंपबेल और टॉमस मोर हैं ये फॉलोअर्स हैं वॉल्टर स्कॉट के, यानी इन्होंने वॉल्टर स्कॉट के स्टाइल को फॉलो करना शुरू किया। टॉमस कैंपबेल के फेमस वर्क्स में शामिल हैं द बैटल ऑफ द बाल्टिक, और इसके अलावा लॉर्ड जुलियंस डॉटर। और जो टॉमस मोर है उसके फेमस वर्क्स में शामिल हैं आयरिश मेलोडीज़ और लाला रोक। अब जो तीसरा ग्रुप है रोमांटिक पोइट्स का, उसे द यंगर ग्रुप कहा जाता है। अब इसे द यंगर ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रुप के जो पोइट्स हैं वो बहुत छोटी उम्र में ही वफात पा गए थे। जैसे कि इस ग्रुप में शामिल हैं लॉर्ड बायरन, पीबी शैली और जॉन कीट्स। अब जो लॉर्ड बायरन है वो 36 ईयर्स का था जब वो वफात पा गया। पीबी शैली सिर्फ 30 साल का था, और जॉन कीट्स जो है वो सिर्फ 25 साल का था जब उसने वफात पाई। इसलिए इसे द यंगर ग्रुप कहा जाता है। लॉर्ड बायरन अपने वक्त का सबसे ज़्यादा फेमस शायर था। लॉर्ड बायरन ने क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र किया था इसलिए इसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा थी। इसका एक वर्क है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। इस वर्क के अभी इसने सिर्फ 2 कैंटोस लिखे थे कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया।
बायरन खुद बताता है कि एक दिन वो सुबह उठा और उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। दोस्तों बायरन सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में फेमस हो चुका था। इसका जो वर्क था चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, इसने इसको कंटिन्यू किया और इसका थर्ड और फोर्थ कैंटोस भी लिख दिया और ये इसका बेस्ट वर्क था। इसके अलावा इसके फेमस वर्क्स हैं मैनफ्रेड, कैन, द विजन ऑफ जजमेंट और इसके अलावा डॉन जॉन। अब बात करते हैं एक और मेजर पोइट की जिसका नाम है पर्सी बिशे शैली, जिसे पीबी शैली भी कहा जाता है। दोस्तों इसे लोग प्रॉफिट ऑफ होप एंड फेथ भी कहा करते थे क्योंकि ये वो बंदा था जो जोर देता था आम लोगों के हकूक़ पर और ये क्रिटिसाइज़ करता था बादशाहों को और पादरियों को, क्योंकि उस ज़माने में दो लोग जो थे उनके पास इक़्तिदार था, जिन्हें नंबर 1 पे नोबिलिटी कहा जाता है और नंबर 2 क्लर्गी। यानी नोबिलिटी उन लोगों को कहा जाता है जो बादशाह या शहज़ादे वगैरह होते हैं और क्लर्गी उन लोगों को कहा जाता है जो पादरी वगैरह होते हैं जैसे पोप या प्रिएस्ट। तो इन दो जो क्लासेस थी इनके पास इक़्तिदार था और बाकी जो आम अवाम थे वो इन दोनों के दरमियान पिसते थे। तो इसलिए ये इन दोनों को क्रिटिसाइज़ करता था और आम अवाम के हकूक़ पर ज़ोर दिया करता था। पीबी शैली ने अपने शुरू वाले कुछ सालों में ही ये अंदाज़ा लगा लिया कि बादशाह और पादरी ये शैतानियत का एक दूसरा रुख है। अगर हम इन दोनों को किसी तरीके से निकाल दें सोसाइटी में से या इनकी अथॉरिटी कम कर दें तो आम अवाम खुशहाल हो सकती है और तरक्की भी कर सकती है। पीबी शैली ने एक ऐसे दौर के ख्वाब देखना शुरू किए जिसे गोल्डन एज कहा जाता है और इसने ये ख्वाब दूसरों को भी दिखाए क्योंकि इसमें उसने बताया कि अगर हम किसी तरीके से इन दोनों पावर्स को कम कर दें या ख़त्म कर दें तो हमारी तरक्की मुमकिन है। ये 18 साल का था जब इसने अपनी पहली नज़म लिखी जिसे क्वीन मैब कहा जाता है। इस नज़म में इसने बादशाहों को, हकूमत को, चर्च को और क्रिश्चियनिटी को खुलकर क्रिटिसाइज़ किया। पीबी शैली एक अजीम शायर था और इसने बहुत सारे वर्क्स लिखे जिनमें शामिल हैं क्वीन मैब, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमेथियस अनबाउंड, अलास्टर, जूलियन एंड मेडेलो वगैरह। दोस्तों अब बात करते हैं यंगर ग्रुप के आखिरी शायर की जिसका नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ 25 साल का था जब ये वफ़ात पा गया, यानी इसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारे और कहा जाता है कि ये सबसे प्योर पोइट था। जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं उन सब में ये प्योर था। इसके प्योर होने का मतलब ये है कि ये शायरी सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि इसे शायरी करना पसंद था। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ था, उसने शायरी इसलिए की क्योंकि वो शायरी के पैटर्न को बदलना चाहता था। पीबी शैली ने इसलिए शायरी की क्योंकि वो चाहता था कि जो इक़्तिदार में दो बड़ी पावर्स हैं नोबिलिटी और क्लर्गी उनको गिराया जाए और आम आवाम को खुशहाली दी जाए। इसका इस तरह का कोई मकसद नहीं था। ये सिर्फ इसलिए शायरी करता था क्योंकि इसे शायरी पसंद थी, इसीलिए इसे प्योर पोइट भी कहा जाता है। दोस्तों जॉन कीट्स की ज़िंदगी काफ़ी परेशानियों में गुजरी। ये सिर्फ 9 साल का था जब इसके फादर की डेथ हो गई। इसके कुछ अरसे बाद इसकी माँ और इसका भाई भी चल बसे और ये खुद भी एक जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला था और 25 साल की उम्र में ये भी चल बसा। अब जो शायर हैं वो हैरान होते हैं कि इसने 25 साल की उम्र तक इतने कारनामे किए और अगर ये और ज़िंदा रहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था। जॉन कीट्स ने बहुत सारे फेमस वर्क्स लिखे जिनमें शामिल हैं इज़ाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, लेमिया, हाइपेरियन और इसके अलावा ला बेले डेम सांस मर्सी। दोस्तों जो रोमांटिक एज है उस ज़माने में पोइट्री ज़्यादा फेमस थी, इसलिए इसे द एज ऑफ पोइट्री कहा जाता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस ज़माने में प्रोज़ या नॉवेल्स नहीं लिखे जाते थे। इस ज़माने में कुछ राइटर्स थे जिन्होंने प्रोज़ और नॉवेल्स पर भी काम किया। रोमांटिक एज के फेमस प्रोज़ राइटर्स में शामिल हैं चार्ल्स लैम्ब, विलियम हेज़लिट और टॉमस डी क्विंसी। अगर नॉवेल्स की बात की जाए तो इस ज़माने में गोथिक नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस है। गोथिक नॉवल ऐसे नॉवल को कहा जाता है जिसमें टेरर होता है, यानी हॉरर नॉवल को गोथिक नॉवल भी कहा जाता है। गोथिक नॉवल की जो कैटेगरी है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी हॉरेस वॉलपोल ने। इसने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। यहाँ से गोथिक नॉवल शुरू हुआ। गोथिक नॉवल के फेमस राइटर्स में शामिल हैं एन रेडक्लिफ और इसके अलावा मैथ्यू ग्रेगोरे। दोस्तों रोमांटिक एज में एक लेडी नॉवलिस्ट थी जिनका नाम था जेन ऑस्टिन। इन्होंने नॉवल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। जैसे वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री में कंट्रीब्यूट किया और उसको सिंप्लीफाई किया, इसी तरह इन्होंने नॉवल को सिंप्लीफाई किया और उसको नेचुरल वे में लिखना शुरू किया।
जेन ऑस्टन के फेमस नॉवेल्स में शामिल हैं प्राइड एंड प्रीजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा और मैनफील्ड पार्क। तो अब बात करते हैं सर वाल्टर स्कॉट की। दोस्तों ये वही वाल्टर स्कॉट हैं जिन्हें हम पीछे पोइट्री में पढ़कर आए हैं, और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने पोइट्री छोड़कर प्रोज शुरू कर दी है। तो इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे उनमें फेमस हैं गाय मैनरिंग, द एंटीक्वेरी, ओल्ड मोर्टेलिटी और उसके अलावा द हार्ट ऑफ मिडलोथियन। तो ये थी रोमांटिक एज जो ख़त्म हुई तकरीबन 1837 में। अब इससे जो नेक्स्ट एज है वो है विक्टोरियन एज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।